रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 402 में आर्यन अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। बस ये लास्ट लोगो डिजाइन हो जाए, फिर चैन की नींद सोऊंगा। सिर फटा जा रहा है। भाई तो अभी तक जाग रहा है। देख तेरी आंखें लाल हो गई हैं। सो जा वरना कल फिर से तुझे वो अजीब चीजें महसूस होने लगेंगी। अरे यार समीर, डेडलाइन है और वो चीजें बस मेरा वहम है। डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रेस की वजह से होता है। अरे जो भी हो, अपनी सेहत से मत खेल यार। गुड नाइट। आर्यन ने काम खत्म किया और करीब 3:15 बजे अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने लाइट बंद की, लेकिन कमरे में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे हवा गाढ़ी हो गई है। आर्यन गहरी नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे की छत पर कोई काला धब्बा है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जमीन में धंस गया था। क्या हुआ? मैं हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा? समीर, समीर को आवाज देता हूँ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी छाती पर ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे कोई 100 किलो का पत्थर उस पर रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी कमरे के कोने से एक साया रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। ये सच नहीं है, ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस है। शांत हो जा रहे हैं, बस आंखें बंद कर ले। लेकिन वो आकृति अब उसके बिस्तर के पास थी। आर्यन को उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। तुम देख सकते हो, तुम जानते हो कि मैं यहाँ हूँ। अगली सुबह आर्यन पसीने से तरबतर उठा। उसका गला सूख चुका था। वो सीधा डॉक्टर शास्त्री के पास पहुंचा, जो शहर के पुराने हिस्से में एक क्लिनिक चलाते थे। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि वो फिर से आया था। डॉक्टर, ये सब सामान्य नहीं लग रहा। लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस में केवल मति भ्रम होता है, लेकिन मुझे उसकी छुअन महसूस हुई तो उसने मुझसे बात की। आर्यन, विज्ञान इसे रैम एटोनिया कहता है, जहाँ दिमाग जाग जाता है पर शरीर सोया रहता है। लेकिन पुरानी लोक कथाओं में उसे ओल्ड हैग या छाया पुरुष कहा जाता है। कुछ ऊर्जाएं हमारे अवचेतन मन के उस द्वार का फायदा उठाती हैं जो नींद के दौरान खुलता है। मुझे क्या करना होगा? अपने कमरे के चारों कोनों में नमक रखो, और सबसे जरूरी बात, चाहे जो हो जाए, आज रात उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। रात को आर्यन ने समीर को सब बताया, लेकिन समीर ने उसे हंसकर टाल दिया। आर्यन ने डॉक्टर के कहे अनुसार कमरे में नमक छिड़का और सोने की कोशिश की। ठीक 3:33, फिर वही खामोशी। आर्यन, दरवाजा खोल भाई, मुझे डर लग रहा है। आर्यन चौंक गया। समीर की आवाज में इतना खौफ? लेकिन तभी उसे याद आया कि समीर तो आज रात घर पर नहीं है। वो तो अपने ऑफिस के काम से बाहर गया था। ऊपर बैठी आकृति अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी धातु के रगड़ने जैसी थी। आर्यन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बिस्तर से नीचे खींच रहा है। उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसे लगा कि वो मर रहा है। जाओ यहाँ से। जैसे ही उसने अपने डर पर काबू पाकर मानसिक रूप से संघर्ष किया, एक तेज झटका लगा। आर्यन फर्श पर गिर पड़ा। कमरा बिल्कुल खाली था। सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। वो उठकर बाथरूम की तरफ गया और आईने में अपना चेहरा देखा। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये समीर का था। आर्यन के हाथ से फोन छूट गया। उसने आईने में दोबारा देखा। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वही साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। आर्यन की असली चेतना अब उसके अपने ही शरीर के अंदर कैद हो चुकी थी, एक अनंत स्लीप पैरालिसिस में। दोपहर के 3 बजे थे। समीर अपने बैग के साथ फ्लैट के बाहर खड़ा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सड़न वाली गंध आई। आर्यन भाई, कहाँ है तू? लाइटें क्यों बंद है? समीर ने हॉल की लाइट जलाई। आर्यन सोफे पर बैठा था। अरे यार, डरा दिया तूने। जवाब क्यों नहीं दे रहा? और ये तेरे गले पर क्या हुआ है? नीले निशान कैसे पड़ गए? आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। सफेद हिस्सा गायब था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ समीर, मुझे बस थोड़ी नींद की जरूरत थी। समीर को कुछ अजीब लगा। आर्यन कभी उसे समीर कहकर नहीं बुलाता था। वो हमेशा भाई या अभी कहता था। समीर के मन में खतरे की घंटी बजी। इधर आर्यन की आत्मा अपने ही शरीर के अंदर एक गहरे काले अंधेरे में तैर रही थी। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। समीर, भाग यहाँ से। ये मैं नहीं हूँ, ये वो साया है, भाग। लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आई। देख भाई, तू मजाक कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। तेरी आवाज, तेरी आंखें। रुक, मैं डॉक्टर शास्त्री को फोन लगाता। जैसे ही समीर ने फोन निकाला,
आर्यन के शरीर ने बिजली की फुर्ती से समीर का हाथ पकड़ लिया। शास्त्री कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस घर में सन्नाटा होगा, सिर्फ मेरा सन्नाटा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डॉक्टर शास्त्री हाथ में एक पुराना पीतल का लोटा और कुछ काले धागे लेकर खड़े थे। उन्हें शायद पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। समीर, किनारे हटो, इसे छोड़ दो। शास्त्री ने लोटे से अभिमंत्रित जल आर्यन के चेहरे पर फेंका। जैसे ही पानी की बूंदें पड़ी, आर्यन के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चीख पड़ा। वो आवाज आर्यन की नहीं बल्कि किसी जानवर के कराहने जैसी थी। आर्यन, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, ये तुम्हारा शरीर है, इसे बाहर निकालो। आर्यन ने अंदर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसे लगा जैसे वो किसी गहरे दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आर्यन का शरीर हवा में ऊपर उठा और फिर जोर से फर्श पर गिरा। सब कुछ शांत हो गया। आर्यन हांफते हुए उठा। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने अपने हाथ देखे और फिर समीर को देखा। शास्त्री ने राहत की सांस ली, लेकिन शास्त्री ने जब कमरे के कोने में देखा तो नमक का घेरा टूटा हुआ था। वो पूरी तरह नहीं गया आर्यन, उसने अपना एक हिस्सा तुम्हारे अंदर छोड़ दिया है। अब तुम कभी भी चैन से नहीं सो पाओगे। जब भी तुम सोओगे वो तुम्हारा इंतजार करेगा। आज 3 साल बीत चुके हैं। आर्यन अब कभी रात को नहीं सोता। वो दिन की रोशनी में लोगों के बीच झपकी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही अंधेरा होगा और उसका शरीर शांत होगा, वो साया फिर से सक्रिय हो जाएगा। डॉक्टर शास्त्री जानते थे कि जो साया आर्यन के अंदर समाया है वो साधारण नहीं है। समीर, हमें आज रात 0 प्रहर में एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। अगर हम सफल रहे तो आर्यन आजाद होगा, अगर असफल रहे तो आर्यन का शरीर बस एक खाली खोल बनकर रह जाएगा। शास्त्री ने कमरे के बीचों बीच एक बड़ा घेरा बनाया। उन्होंने आर्यन को उसके अंदर बिठाया और उसके चारों तरफ दिए जलाए। आर्यन, याद रखना, वो साया तुम्हें भ्रमित करेगा। वो तुम्हारी सबसे डरावनी यादें दिखाएगा। तुम्हें बस एक ही मंत्र दोहराना है, मैं जाग रहा हूँ। रात के 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरकर जमने वाली ठंड 0 डिग्री तक पहुंच गया। अचानक आर्यन को लगा कि शास्त्री और समीर गायब हो गए हैं। वो अपने पुराने घर में था जहां वो बचपन में रहता था। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई थी जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा, इतनी ठंड है, आ मेरे पास आ, देख मैंने तेरे लिए खाना बनाया है। आर्यन भावुक हो गया। उसने घेरे से बाहर निकलने के लिए पैर बढ़ाया। तभी उसे शास्त्री की चेतावनी याद आई। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं जाग रहा हूँ। जैसे उसने ये कहा, उसकी माँ का चेहरा सड़ गया और वो उसी काली आकृति में बदल गई। अब साये ने आखिरी चाल चली। उसने समीर का रूप लिया और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। आर्यन, बचा ले मुझे, डॉक्टर शास्त्री मुझे मार रहे हैं, देख मेरा दम घुट रहा है। आर्यन का दिल पसीज गया। उसने देखा कि शास्त्री एक खंजर लेकर समीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब इतना असली था कि आर्यन का विश्वास डगमगाने लगा। आर्यन, आंखें बंद करो। वो जो दिखा रहा है वो झूठ है। अपनी चेतना को पकड़ो, ये सब झूठ है। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। अचानक एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। पूरे कमरे के कांच के बर्तन और खिड़कियां चकनाचूर हो गए। आर्यन को लगा जैसे कोई उसके सीने से जबरदस्ती बाहर खींचा जा रहा हो। जब आर्यन की आंखें खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। शास्त्री पसीने से लथपथ फर्श पर बैठे थे और समीर बेहोश पड़ा था। क्या वो चला गया? हाँ आर्यन, वो चला गया। तुमने उसे अपनी इच्छा शक्ति से हरा दिया। तुम्हारी इच्छा शक्ति ने उसे इस दुनिया से बेदखल कर दिया। शास्त्री ने एक लंबी सांस ली। उस दिन पहली बार आर्यन बिना किसी डर के सूरज की रोशनी में सो गया। महीनों बीत गए। आर्यन अब पूरी तरह ठीक था। वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया था। वो फिर से ग्राफिक डिजाइनिंग करने लगा था और अब उसे स्लीप पैरालिसिस के दौरे भी नहीं पड़ते थे। एक रात आर्यन अपनी नई गर्लफ्रेंड ईशा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। आर्यन, तुम अब बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले की तरह थके हुए नहीं लगते। अच्छा सुनो, तुम्हारे पीछे वो कौन खड़ा है? आर्यन जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं आर्यन, वो देखो, एक लंबा काला साया, वो तुम्हारे कान के पास झुक रहा है। वो कुछ कह रहा है। आर्यन ने धीरे से अपने लैपटॉप का कैमरा घुमाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर ईशा का चेहरा देखा तो ईशा की आंखों में खौफ था। तभी आर्यन के कान में एक बहुत ही धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। सत्य ये था, शास्त्री ने जिस साये को निकाला था वो केवल एक मुखौटा था। असली साया तो आर्यन की सोच में घर कर चुका था। आर्यन की आखिरी चीख कमरे में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई।